Good morning, friends. It's me, Chinmay Parmar. Welcome to my YouTube channel. It's 1st November 2021. तो आज हम पीआईबी का करंट अफेयर्स फिर से देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Secretary Power reviews status of biomass utilization in thermal power plants in the country. 8 अक्टूबर को इश्यू हुई थी रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और हम एसडीजी टारगेट्स एंड आईपीसीसी टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन प्लेसेस ऑर्डर ऑफ 9,30,000 टन्स ऑफ बायोमास पैलेट्स। ओके, तो बायोमास पैलेट्स को ऑर्डर किया है। अब कोल बर्निंग के साथ साथ इसको भी यूज करेंगे तो एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी और पॉल्यूशन कम होगा। ओके, हरियाणा, पंजाब एंड यूपी procuring 13,01,000 tons of biomass pellets for co-firing in their power plants. ओके, एनटीपीसी ने इतना मंगवाया है और हरियाणा, पंजाब एंड यूपी उसने 13,01,000 टन मंगाया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है इसके लिए हरियाणा और पंजाब के अंदर, जिससे ये सेंसिटिव टॉपिक को ट्रेन किया जाए स्टेक होल्डर्स के बीच में और पार्टिसिपेट करे वो लोग, वैल्यू चेन ऑफ बायोमास बढ़ाए को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स के साथ। ओके, तो बायोमास जो है उसका सोर्स क्या होगा? तो ये सभी रिन्यूएबल सोर्स है। फॉरेस्ट्री क्रॉप्स रेसिड्यूज, एग्रीकल्चरल क्रॉप रेसिड्यूज, सीवेज, बाद में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यू एंड इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज। ओके, कौन से हैं? फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप्स रेसिड्यू, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रेसिड्यू, सीवेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यूज एंड इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज। ये सभी फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनिमल रेसिड्यू हो गया या इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, ये सभी सोर्स है बायोमास के। अभी बायोमास 3 जनरेशन में डिवाइडेड किया गया है इन फ्यूचर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। 4 जनरेशन में, नॉट 3 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आएगा फूड रिलेटेड सोर्सेज, जो ये फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाद में ये एनिमल हस्बेंड्री, ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। सेकंड में आएगा नॉन फूड सोर्सेज। तो नॉन फूड सोर्सेज मतलब ये इंडस्ट्रियल वाला जो है, ये जो इंडस्ट्रियल वाला है वो नॉन फूड में आएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी शायद नॉन फूड में आएगा। थर्ड है अल्गी, अल्गी से उसको ट्रीटमेंट करके उसको बायोगैस में कन्वर्ट करना, तो ये अल्गी। और फोर्थ है अदर सोर्सेज को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, अपग्रेड करके यूज करना, बायोगैस बनाना, बायोगैस बनाना। तो इसके अंदर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, इसके अंदर थोड़ा कम होगा। थर्ड जनरेशन के अंदर सेकंड से भी कम होगा और फोर्थ जनरेशन में सबसे कम पॉल्यूशन होगा। ओके, बायोमास। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास वो प्लांट या एनिमल का मटेरियल जो यूज होता है फ्यूल की तरह प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या तो हीट। एग्जांपल्स है वुड, एनर्जी क्रॉप्स एंड वेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट्रीज, यार्ड्स और फार्म्स। बायोमास ऑलवेज इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स रहा है कंट्री के लिए, और उसके बेनिफिट्स अगर देखें तो ये रिन्यूएबल है, वाइडली अवेलेबल है, कार्बन न्यूट्रल है एंड उसके पास पोटेंशियल है प्रोवाइड करने के लिए सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज के अंदर। और ये कैपेबल है प्रोवाइडिंग फिम एनर्जी, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी। 32% की टोटल प्राइमरी एनर्जी जो कंट्री में यूज होती है वो बायोमास से डिराइव होती है, और मोर देन 70% of country's population dependent on its energy needs। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है एंड 32% प्राइमरी एनर्जी जो यूज होती है वो ये होती है बायोमास एनर्जी, वो प्रोड्यूस की जाती है बायोमास से। बायोमास पावर एंड कोजनरेशन प्रोग्राम का देखें तो ये इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। बायोमास का एफिशिएंट यूज करने का, मैगेस बेस्ड कोजनरेशन इन शुगर मिल्स एंड बायोमास का पावर जनरेशन में यूज करने का। और बायोमास मटेरियल जो यूज होते हैं पावर जनरेशन में वो है राइस हस्क, स्ट्रॉ,
cotton stalk, coconut shells, soya husk, de-oiled cakes, coffee waste, jute waste, ground nut shells, sawdust, etc. और ऑब्जेक्टिव क्या है बायोमास को प्रमोट करने का? प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ द कंट्रीज बायोमास रिसोर्सेज फॉर ग्रीड पावर जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह attended program in Kevadia, Gujarat yesterday on the occasion of National Unity Day on the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel as the chief guest, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैच्यू। तो कल नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट करते हुए पहले गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर, was famously known as the Iron Man of India, सरदार पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी था। उन्होंने डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर जोड़ा, मोर देन 552 प्रिंसली स्टेट्स। और लक्षद्वीप जो एक अननोटिस्ड पार्ट था, उसको भी इंडियन नेवी के द्वारा लक्षद्वीप को भी राइट टाइम पे इंडिया का पार्ट बना दिया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी का मैसेज है वर्ल्ड को कहते हुए कि नो वन कैन ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया, no one can disturb the integrity of India, and no one can tamper with our sovereignty. Shri Narendra Modi conceived the idea to build a colossal statue, Sardar Sahab, by collecting ions from tools used by farmers across the country. पूरे देश के अंदर जो भी फार्मर्स है उसके पास से उसका आयन टूल्स कलेक्ट करना, वॉलेंटरीली प्रोवाइड करना बाय द फार्मर्स, और स्टेच्यू में वो यूज करना मेल्ट करके। और यही एक असली ट्रिब्यूट होगा सरदार साहब को। ये स्टैच्यू 46 मंथ्स के अंदर कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट हुआ था। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह यूथ को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे उन्होंने विजिट किया एज अ पिलग्रिमेज ऑफ यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, एक बार भी यहाँ आए तो कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी उसके अंदर ऐसी रिसीव होगी कि वो खुद ब खुद इंस्पायर हो जाएंगे नेशन के लिए हेल्दी डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। On National Unity Day, 75th year of our independence, let us pledge that we will follow the path of Sardar Patel, कि हम सरदार पटेल जी के पाथ को फॉलो करेंगे, उसकी लाइफ एंड नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और सरदार पटेल के ड्रीम को अचीव करेंगे। श्री अमित शाह जी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन है, उन्होंने लॉन्च किया था कल डेयरी सहकार स्कीम। कहाँ पे किया था? तो उन्होंने लॉन्च किया था आनंद के अंदर, at Anand, गुजरात, ड्यूरिंग द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय अमूल। अमूल के द्वारा जब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल सेलिब्रेट करने के लिए। डेयरी सहकार जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ₹5000 करोड़, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और इसका विजन क्या होगा? फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी। कोऑपरेशन मतलब अगर सब एक साथ मिल जाएंगे, कोऑपरेट हो जाएंगे, तो ये सब मिलके इनकी प्रॉस्पेरिटी होगी, इनकी बढ़ोतरी होगी। ओके, फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी। डेयरी सरकार के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, इसके द्वारा एनसीडीसी के द्वारा, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसके अंदर एलिजिबल कोऑपरेटिव्स को बोविन डेवलपमेंट, मिल्क प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, क्वालिटी अश्योरेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सपोर्ट मिल जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, और अगर इसके बाहर हम देखें तो ये फार्मर की इनकम को डबल करने में भी हेल्प करेगा और ये आत्मनिर्भर भारत के स्कीम को भी प्रमोट करेगा। डेयरी सहकार ये सप्लीमेंट करेगा जो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स है डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइमेट इक्वालिटी मॉनिटर online dashboard for assessing at the international level equality in climate action, inequalities in emissions, energy and resource consumption across the world goes live. क्लाइमेट इक्वालिटी मॉनिटर जिसका एम है मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को एनेक्स 1 पार्टीज के जो यूएनसीसीसी के अंदर आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज।
based on the foundational principles of the Climate Convention, namely equality and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. The performance and the policies of the non-Annex 1 parties developing countries will be also provide for comparison के लिए और provide करेंगे. क्लाइमेट इक्वालिटी मॉनिटर क्लाइमेट इक्वालिटी मॉनिटर जो एम करता है मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस को एनेक्स 1 कंट्रीज के जो यूएनसीसीसी के अंदर आते हैं, एनेक्स 1 कंट्रीज जो डेवलप्ड है और उसके फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के साथ जो है क्लाइमेट कन्वेंशन, इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, और परफॉर्मेंस नॉन एनेक्स 1 पार्टीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है. ओके, इंडिया डेवलपिंग है, नॉन एनेक्स 1 पार्टीज, और यूएसए है वो एनेक्स 1 पार्टीज में आएगा क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है. और इंडिया जो नॉन एनेक्स 1 पार्टीज कंट्रीज के लिस्ट में है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपैरिजन के लिस्ट को. लेटेस्ट साइंटिफिक रिजल्ट्स के टच में रह के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ जो अंडरलाइन करेगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूमुलेटिव एमिशन एंड कार्बन बजट्स. उसके दो कॉन्सेप्ट है. इक्विटेबल शेयरिंग जिसके अंदर ग्लोबल कार्बन बजट को फंडामेंटल इक्विटी प्रिंसिपल के ऊपर अंडरपिन किया जाएगा और प्रोग्रेसिवली अपीयर होगा वेबसाइट के ऊपर इक्विटेबल शेयरिंग. ओके, जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रैकिंग वेबसाइट है उसके अंदर क्लाइमेट पॉलिसीज ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर बेस है और रूटीनली कोई एड्रेस नहीं करता क्रूशियल एस्पेक्ट को इक्वालिटी के एंड डिफरेंशिएशन के. जो बाकी की वेबसाइट है उसके अंदर रिसर्चर्स कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं और ट्रांसपेरेंसी ब्लर कर देते हैं. तो ये डैशबोर्ड के डेवलपर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अवेयरनेस बिल्ड करे स्पेशली अमंग द पब्लिक ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट क्लाइमेट एक्शन इज अ ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम. ग्लोबल साउथ के अंदर स्प्रेड करे, अवेयरनेस फैलाए कि क्लाइमेट एक्शन जो है वो ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है. वेबसाइट एक वैल्यूएबल टूल बनेगा पॉलिसी मेकर्स के लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिससे इक्वालिटी बरकरार रहेगी, क्लाइमेट जस्टिस रहेगा और क्लियर व्यू रहेगा अपने पर्सपेक्टिव का. वेबसाइट कांस्टेंट अपग्रेडेशन में भी जाएगी. एडिशनल न्यू मटेरियल including the addition of new areas such as climate finance, technology transfer and adaptation, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड होगा. ओके, नेक्स्ट है G20 ने डिलीवर किया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिकवरी के लिए पेंडेमिक से. पहली बार G20 के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का. फाइनेंस का डिस्कशन हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ जिसको क्रिटिकल और अनेबलर्स माना गया है क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए. G20 फ्रेमवर्क ऑन द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग. इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जो बेस है वो एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है जिससे मोर स्टेबल एंड फेयर इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम होगा. और हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हुए कहा कि रिकॉग्निशन कोविड-19 इम्यूनाइजेशन का वो एक ग्लोबल पब्लिक गुड है. G20 के डेब्ट सस्पेंशन का एक्सटेंशन हुआ है और ये इंश्योर करेगा कि वल्नरेबल और नो इनकम कंट्रीज के ऊपर ये बर्डन ना आए और ये रीपेमेंट का क्रिटिकल टाइम हो रहा है जो डेब्ट ना बढ़ाए कोई इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर. इंडिया जो इम्प्रूव करने वाला है लाइवलीहुड्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की लाइफ में. इंडिया ने पुश किया था लैंग्वेज को ऑन एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कप्लेस. जो अभी G20 की मीटिंग हुई उसकी थीम थी जो इटालियन प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी वो थी पीपल प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी. ये थीम के साथ रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक अक्रॉस कौन से पिलर्स, हेल्थ, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म एंड क्लाइमेट एक्शन, ये सभी पिलर्स थे. G20 कंट्रीज एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ और रिप्रेजेंटेटिव्स IMF और वर्ल्ड बैंक है. G20 मेंबरशिप वो मिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज रिप्रेजेंटिंग अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन
85% of the global gross domestic product and 80% of the global investment and over 75% of the global trade. G20 countries एक मिक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ आगे बढ़ रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 2/3 पॉपुलेशन है। फिर क्या है? 85% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। 80% क्या है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, आया है। 75% ग्लोबल ट्रेड है। तो मेंबर्स कौन कौन है G20 के? तो वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जापान, मेक्सिको, रशिया, यूएसए, यूके। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। G20 का कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। ओके। 2/3 of the population, 85% of the global gross domestic product, 80% इन्वेस्टमेंट एंड 75% ट्रेड है। ओके। रिसेंटली जो इटली ने होस्ट किया था G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, उसमें डिस्कस हुआ था फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड हाउ टू स्पीड अप द रिकवरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड बूस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका। करंटली इटली ने होस्ट की थी। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023। ओके। तो G20 के मेंबर्स कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। तो ये G20 है। G8 के अंदर कौन है? प्लस रशिया, सिर्फ रशिया जुड़ जाएगा तो G8। और G7 के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ओके। तो ये आज के हमारे लास्ट न्यूज थे। तो प्लीज ये याद रखना कि G20 के अंदर कौन कौन कंट्रीज आते हैं, G8 के अंदर कौन कौन आते हैं और G7 के अंदर कौन कौन आते हैं। ओके। G7 के अंदर आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। G8 के अंदर रशिया प्लस दिस। और G20 के अंदर तो ये हमने देखा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। Okay. If you like this video, do share with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.